नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे देवी नागरानी जी द्वारा लिखी गई कहानी मासूम सिसकियाँ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, तुम भैया को लेकर कब आओगी? जल्दी आओ ना। नन्ही सी 3 साल की उम्र की वो नन्ही सी कली प्लास्टिक के फोन पर कहे जा रही है। हाँ, वह प्राची है और नील नम आंखों से शून्यता के उस पार देख रहा है जहां उसे अपना अस्तित्व, अपने आसपास का घर संसार और उसमें बसने वाले लोग एक स्वप्न से लग रहे हैं। सिर्फ हकीकत के रूप में प्राची का लगातार फोन पर बात करने का सिलसिला जो अपनी माँ को बार बार आवाज देती रही, वही उसे हकीकत की दुनिया में ला रही है। सुनने वाला दर्द को जानता है, पहचानता है, पर दवा उस दर्द को आंसुओं के साथ पी जाना अब उसके बस में नहीं है। पापा, माँ को अस्पताल से ले आओ ना, मुझे माँ के पास जाना है। पापा। और उसकी आवाज सुबकती सिसकियों की धारा बनकर आसपास गूंजती रही, पल पल, हर पल। आज चौथा दिन था, पर नील और उसके माता पिता खुद को असमर्थ पा रहे हैं उस नन्ही सी जान को यह बताते हुए कि स्नेहिल उसकी माँ अब नहीं रही। वह हर बंधन की डोर को तोड़कर चली गई है और पीछे छोड़ गई है एक बिलखता हुआ क्रंदन। कितने खुश थे वे दोनों, नील और स्नेहिल, सबके साथ अपने घर संसार में। प्राची उनकी बगिया की पहली कली है जिसको 3.5 साल उन्होंने अपने आंचल की ठंडी छाव में प्यार से सींचा, पाला और महकने का मौका दिया। प्राची, अगले साल अपने भाई को राखी बांधोगी ना? कहती हुई स्नेहिल खुशी से विभोर हो उठती थी। बस अब 9 महीने पूरे होने को थे और उन्हें पता था कि आने वाला नव मेहमान लड़का है। उस संपूर्ण परिवार का स्वप्न और अपने आने वाले भविष्य से अनजान वो खुशी के सागर में पिए जाते थे। सपनों के नए जाल बुने जाते थे। जुलाई की जो डेट मिली हुई थी उस तारीख को घर में हम तहलका सा मचा हुआ था। स्नेहिल बिन जल की मछली की तरह तड़प रही थी। परिवार के सभी लोग उसे सहलाने की, पुचकारने की कोशिश में लगे हुए थे। अस्पताल फोन लगाया गया, गाड़ी स्टार्ट हुई और स्नेहिल की जिंदगी की रफ्तार गाड़ी की रफ्तार से मेल जोल न खाकर हिचकोले खाने लगी। पिछली सीट पर बेचैनी से घिरी स्नेहिल को बीच रास्ते में छाती में दर्द का एहसास हुआ, पर नील की माताजी को लगा कि वो प्रसव पीड़ा का अंश है, सो सहलाते पुचकारते हॉस्पिटल पहुंचे, जहां तुरंत वह डॉक्टर्स के हवाले कर दी गई, जहां उसे अब आईसीयू में ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बस कुछ पलों में दुखद समाचार देते हुए डॉक्टर ने समझाया, कार में उसे जो घुटन हो रही थी वो लंग्स में ब्लॉक आने के कारण थी और बच्चा उसी वक्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण सांस नहीं ले पाया। नील के पिता, जो खुद एक बहुत ही बड़े पद से नियुक्त तजुर्बेकार डॉक्टर थे, सूचना पाते ही कुछ समझकर उन्होंने तुरंत 8-10 डॉक्टर्स की टीम मंगवाई। एक हेलीकॉप्टर को भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखवा लिया। अब सभी डॉक्टर स्नेहिल को बचाने की कोशिश में जुट गए। शायद किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़े स्नेहिल को, यही सोचकर तैयारियां हुई। पिताजी, आप माँ को लेकर जल्दी चले आइए, स्नेहिल हॉस्पिटल में है। और भारी आवाज में नील ने स्नेहिल के माता पिता को शिशु के दुखद समाचार के बारे में बताते हुए परिस्थिति से अवगत करवाया। वे उस वक्त कैलिफोर्निया में थे और जल्द से जल्द जो फ्लाइट उन्हें मिली उसे लेकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। आकुल व्याकुल मन मयूर नाना नानी बनने के सुनहरे स्वप्न जो बुन चुके थे, वे वहीं के वहीं बस निराशा के ढेर बनकर टूटकर बिखरते रहे। भगवान करे स्नेहिल यह सदमा बर्दाश्त कर पाए और संभल जाए, ताकि वह अपनी बच्ची प्राची को भरपूर प्यार के साथ संभाल सके। यह प्राची की माँ की फुसफुसाती आवाज थी जो शायद भगवान के कानों तक ना पहुंच सकी। स्नेहिल खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट थी और 35 साल की उम्र में जो नाम और शोहरत उसने पाई, वह पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। पिता और ससुर दोनों डॉक्टर। नील कंप्यूटर प्रोफेशन का उच्च अधिकारी रहा। घर का माहौल सदा ही खुशियों से महकता रहा और प्राची की तोतली आवाजें और आने वाले बालक की सुखद किलकारियों के आगमन की
आशा से सभी बहुत खुश थे। और अब ये क्या हो गया? माँ का गर्भाशय निकालना पड़ा। जो नाल माँ और बच्चे को जोड़ती रही वह टूट गई और खतरे का कोई अंश बाकी ना रहे, इसलिए यह कदम जरूरी था। कहते हुए डॉक्टर ललित फिर ऑपरेशन थिएटर में वापस चले गए। जिंदगी और मौत के झूले में झूल रही थी स्नेहिल, और उसके साथ जुड़ी सबकी आशाएं। और नील नील साक्षी बना खड़ा है, चिंतन के धुंध में घिरा हुआ। सिर्फ आवाजें, आवाजें, और उन आवाजों की गूंज थी उसके आसपास। मैं भी चलूंगी आपके साथ, प्राची माँ का पल्लू पकड़कर कह रही थी। पापा मुझे भी ले चलो, मैं भी माँ के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। जब घर से निकल रहे थे तब स्नेहिल ने पुचकारते हुए अपनी जान प्राची से कहा, बेटा तुम यही रहो घर पर, मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे भैया को लेकर आऊंगी। और अब प्राची का सामना कैसे करेंगे सब लोग? स्नेहिल को कैसे संभाल पाऊंगा? उसके खाली दामन को किस आस से भर पाऊंगा? उलझनों का तांता और नम आंखों में तैरती हुई यादों की परछाइयां दिल की दहलीज पर रुककर भी नहीं रुकी। पत्थरों को शायद किसी ने रोते हुए नहीं देखा, पर सच मानो उनमें भी धड़कन होती है, पर वे खामोशियों से हर सदमे झेलते जाते हैं। नील की सोच के सिलसिले को पिता के स्नेहिल छुआब ने पुचकारा। बेटे के दर्द को, उसके अरमानों के घात को समझ रहे थे, और वह मजबूर थे। डॉक्टर थे, समझ रहे थे। जो कभी किताब के पन्नों में पढ़ा, आज जामिन बनकर वही केस उनकी बहू स्नेहिल पर पूरा उतर रहा है। रफ्ता रफ्ता बेटा, ऐसा आज तक नहीं सुना है और ना देखा है कि लंग्स के ब्लॉक के कारण शिशु को और माँ को जान से हाथ धोना पड़ा, पर पुस्तकों में पढ़ा है। अब दुआ करो कि हमारी स्नेहिल को कुछ ना हो। कहते हुए उसके पिता भी फिर से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए, जहां अभी अभी डॉक्टर ललित गए थे। नील चौकन्ना हो गया। पिताजी यह क्या कह रहे हैं? और उसे एहसास होने लगा उस बेबसी का, जो एक लहूलुहान छटपटाहट सी सिहरन बनकर उसके सीने के हर कोण में समा गई। इतने सारे डॉक्टर्स भी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्नेहिल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम हुई। हाथ जो दुआओं के दम पर उठ रहे थे, अब छाती पीट रहे थे। आशा का दामन थाम कर इंसान रेत पर घरौंदे बनाता है, उन्हें संवारता है, और फिर जब उन्हें बिखरता हुआ देखता है तो सहरा की तपती धूप सी जलन तड़प बनकर उसकी आत्मा के अधर को भी जला देती है। उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होता है रेगिस्तान के बीचों बीच रेत के ढेर पर बनाया हुआ आशियां, जो कि एक ऐसे टीले की तरह होता है जो ढह तो जाता है पर मुट्ठी की पकड़ में नहीं आता। यही बेबसी की चरम सीमा है। आशाओं का दामन हाथ से छूटता चला जाता है। उम्मीदों की सभी किरणें जाने कहाँ लुप्त हो जाती हैं, और चारों तरफ से घेर लेता है मायूसी का अंधेरा। यही हालत थी उस वक्त नील और उसके माता पिता की। बेटे, तुम माँ को लेकर घर जाओ और प्राची को जाकर संभालो। मैं एयरपोर्ट से तुम्हारे सास ससुर को लेकर घर आता हूँ। नील के पिता ने उसे सहलाते हुए कहा। दर्द का सैलाब जब जब बहता है तो ना जाने क्या क्या डूब जाता है। इंतहाई गम अपना चलन नहीं बदलता। हाँ, रुख जरूर बदल कर बस रुलाता चला जाता है। इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता कि जिंदगी का अंत मौत है, पर ऐसा कठोर मंजर, उफ, ये सब देखकर तो पत्थर भी रो पड़े, दर्द की सिसकियां लेते रहे। जब प्राची के नाना नानी आए तो लोगों का जमघट देखा। यह तो उन्हें पता था कि शिशु नहीं रहा, पर देर न लगी यह जानने में कि किस बुरी तरह से जिंदगी ने उन्हें के साथ छल करके उन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया है। आगे पांव धरते ही जो मंजर आंखों को दिखा, वह था कास्केड में मां स्वरूप स्नेहिल, शांत चित, सजी दजी दुल्हनी वेशभूषा से, और उसकी गोद में था उसका शिशु, जो ममता के बिना जी नहीं पाया। दोनों एक निश्चिंत निद्रा की गोद में विश्राम से अकेले लेटे थे। दिल को दहलाने वाला यह दृश्य हर सीने पर एक छाप छोड़ गया। और आज 10 दिन के बाद भी जब एक छटपटाहट मन को झिंझोड़ रही है, कलम उठाकर अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए दर्द की परिभाषा की गहराइयों में झांकने की फिर से कोशिश कर रही हूँ, जिससे आमना सामना ना जाने कितनी बार होता रहा है।
कभी वह मुझे रुलाने में कामयाब होती है, कभी तो खुद ही इस मानव मन की पीड़ा से परेशान होकर सिसकने लगती है। भगवान मेरी ही बेटी के जीवन की डोर क्यों काट दी? यह क्रंदन था स्नेहिल की माँ का, जो वहीं पर बैठी अपनी बेटी की छाती पर सोए शिशु को सहलाते हुए अपने जख्म कुरेदने लगी। आज फोन से पता किया, यही जाना कैसे प्राची आज भी खिलौने वाले फोन से अपनी माँ को आवाज दे रही है, बुला रही है। उसे कौन समझाए कि जिंदगी को छीनने वाली मौत उसकी माँ और भाई को उससे दूर, बहुत दूर ले गई है, जहां सिर्फ जाने की राह खुलती है, लौट आने की नहीं। वह मासूम तो इंतजार में अब भी आस लगाए कह रही है, माँ, भैया को लेकर जल्दी घर आओ ना, माँ, आ जाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।